नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन या यूँ कहो कि एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते हम लोग ये सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकें ताकि हम लोग जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या सच में जो भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं उसके लिए हमें स्टार्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग उनको कैरी कर सकते हैं। तो उन सब बातों को भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ आप लोगों ने जैसे कि अगर आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि गेट के थ्रू जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके थ्रू पीएसयूज़ में सिलेक्शन होता है, ठीक है। नो डाउट सिलेक्शंस के लिए वहाँ पर एक प्रोसीजर है जिसमें कि आप लोग अपने मार्क्स जितने आते हैं उनके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल्स दिए जाते हैं और उनके थ्रू आप लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा जाता है, ठीक है। ये एक पैटर्न है जिसको हम लोग सभी के सभी लोग देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि कुछ पीएसयूज इसमें बहुत अच्छे होते हैं, वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है इनके अंदर। इनकी अगर हम लोग बात करते हुए जाएं तो जैसे ये डिपेंड करता है इस माइंडसेट के ऊपर। मैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि माइंडसेट होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम लोग सच में पीएसयू के वर्क कल्चर को पसंद करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूँ। मैं खुद एक पीएसयू में था, लगभग 2.5 साल तक के लिए मैं था, 2.5 ईयर्स के लिए आई वाज देयर। इसके पीएसयू के अंदर एक चीज़ है जिसे मैं वहाँ पे फील करता था, वो ये कि जब हम लोग पीएसयूज़ की बात करते हैं तो सबसे एक सीधा सिंपल लाइन में अगर मैं उसको डिफाइन कर दूँ तो मैं अपने आप के लिए ये कह पाता था या सब लोग कहते थे इस जॉब को कि ये अपने आप में वाइट कॉलर जॉब होती है ना। व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका मतलब ये कि हमेशा आपको ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को अगर फील्ड है तो फील्ड का ही काम रहेगा, नहीं तो ऑफिस का वर्क रहेगा। ज़्यादातर पीएसयूज में जो अगर पोस्टिंग मिलती है, ऑफिस वाली जो पोस्टिंग मिलती है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको ऑफिस की ही पोस्टिंग मिलेगी। तो उसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि हमेशा आपका जिस तरह के कपड़े पहन के जाओगे वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और फील्ड में जाते हैं तो थोड़े गंदे वगैरह हो जाते हैं। तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि आपको अगर सिर्फ अपना डेस्क जॉब है उसे संभालना होता है, पर्क्स वगैरह भी बहुत होते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा खासा सैलरी है जो मिलता है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो क्लास 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है जो हमें मिलता है। देखो हर किसी जॉब के अपने अपने होते हैं, क्लास 1 के अपने अलग होते हैं, ईएससी के जो हमारे जूनियर इंजीनियर के अलग होंगे, एई के अलग होंगे, या फिर हमारे पास में पीएसयूज के लिए, तो सबके अलग अलग है। मैं आज अभी यहाँ पे जो डिस्कशन आपके लिए करने वाला हूँ वो है पीएसयूज के लिए। तो सबसे पहला इसको एक वाइट कलर जॉब भी कहते हैं। दूसरा, हम लोग जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि इनके पेपर हालांकि हमें देने की उस समय से जब मेरे पास में मैं पीएसयू में था उस समय तो ऑफकोर्स मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीएसयू में जब हम लोग जॉब करते हैं तो मोर और लेस सभी हम लोग बराबर होते हैं। हाँ, कुछ जैसे महारत्ना होती है, महानवरत्ना होती हैं, तो उनके अंदर ऐसा होता है कि वहाँ हम लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर सैलरीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होता है, या यूँ कहो कि थोड़ा सा वहाँ पर बेनिफिट्स हमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, पावर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं पे एम होता है, ठीक है। तो जब हम लोग तैयारी करते थे, 2011-12 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय प्रिपरेशन करते वक्त एक टाइम ऐसा आया था जब कि हमने पीएसयू की नौकरी थी छोड़ दिया, फिर उसके बाद में लगा कि चलो हमें हमारे एम तक जाना था, तो उसके लिए मैंने पीएसयू के पेपर दिए जरूर थे, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो उस समय एक पेपर का सबसे पहला एक थॉट ये आता था कि जब अगर पेपर देने जा रहे हो तो उसकी तैयारी के लिए क्या, जैसे पेपर का जैसे एग्जाम है, अगर सपोज 2 महीने बाद में, क्योंकि नोटिफिकेशन आज आया है, ठीक है, तो उसके बाद में हो सकता है कि कुछ फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, फिर उसके 3-4 महीने का प्रोसेस होगा। तो कभी कभी तो जैसे मेरे आने से पहले वहाँ पर जब मैं प्रिपरेशन करने लगा था तो मैंने फॉर्म जो है सभी लोग भरते थे तो मैंने भी साथ साथ फॉर्म भर दिया। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि अच्छा ठीक है चलो इस पीएसयू का पेपर आने वाला है तो उसके लिए अब मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँ, तो उस केस में लास्ट में जाके मैं अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करूं, फिर उसके बाद मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं और फिर मैंने लास्ट में जाके उस एग्जाम के लिए अपीयर होता हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर लूंगा पेपर वगैरह को। लेकिन इसमें एक खास बात है कि अगर एग्जाम 2 महीने बाद है या 1 महीने बाद है या 10 दिन बाद है, आपको अब पता लग रहा है और आपने तब तैयारी किया, तो शायद हमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। वो ये कि जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने पहले से तैयारी कर रखी है,
ठीक है, जो इस बात को पहले से सोच के बैठा है कि यार मुझे इस एग्जाम को निकालना ही है, मैं इस एग्जाम के लिए बैठा हूं और मुझे ये जब तक तैयार नहीं होगा तब तक अपना मजा नहीं। तो मुझे उसके लिए जब वो स्टूडेंट का कंपैरिजन खुद के साथ करेंगे तो नो डाउट एफिशिएंसी भले ही ज्यादा हो, खुद को मोटिवेट भी करते हैं, पॉजिटिव भी हम लोग रख पाएंगे, लेकिन उस बच्चे के साथ में कंपेयर करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप लोगों को ये पता है कि शायद पीएसयूज के जैसे अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया हुआ है कि पीएसयूज के है जो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं आने वाली हैं, तो वो भी एक हमारे पास में पॉइंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन के अंदर हमें इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो देखो चांसेस तो हैं, ठीक है। और अगर ऐसे चांसेस हैं तो हम लोग होता है ना कि इंजीनियर्स तो एक 1% पे भी अपना गेम खेल जाते हैं, तो हम लोग क्यों ना एक ऐसा काम करते हैं कि भाई अगर जब हमें पता है कि कुछ टाइम के बाद में डेफिनेटली एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है, अगर वो सपोज इसको ये सोच के करें कि यार नहीं वो सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है या फिर बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, तो एक होता है ना कि हमें ये पता है कि अगर हमने हमारी प्रिपरेशन करी तो डेफिनेटली चाहे वो इस एग्जाम में हो, नहीं तो बाकी जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं उनकी भी प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी तो हो ही जाएगी। लेकिन मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा आपको कि आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन करना चालू करो तो उसको ये नहीं कि हमारा एग्जाम अगर वहां पे साल भर बाद है, 2 साल बाद है या 6 महीने बाद है तो हमें प्रिपरेशन जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में तैयारी करना चालू करें, नहीं, हमें प्रिपरेशन अभी से चालू करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर मैंने प्रिपरेशन अभी चालू करी है, राइट, अभी चालू करी है, तो मेरे पास में 1 साल का टाइम, जैसे सपोज 6 महीने का टाइम मैं कहता हूं, तो 6 महीने में मेरे पास में मेरी इंजीनियरिंग के हो सकता है सपोज 70% सब्जेक्ट हो, 80% हो, क्योंकि टेंटेटिवली 8 to 9 मंथ्स लगता है, दैट आई एक्सेप्ट, ठीक है, कि अगर हमारे पास में 70% हुआ है, 80% हुआ है तो कोई बात नहीं, तैयार तो हो गया, लेकिन 80% तो थॉरली तैयार हो गए और उसके बाद में फिर प्रिपेयर कर लिया। आज जिस लेवल पे है उसमें 80% ऐड कर दो, तो हो सकता है पहले 20-30% हो गए तो उस केस में ऑलरेडी 100% हो जाएंगे। लेकिन सपोज अगर नहीं भी है तभी 80% तो पहुंचेंगे हम लोग। दूसरा केस, अगर मैं कहता हूं कि सपोज मेरा 6 महीने में 1 साल में हो रहा है, तो हमारे पास में 9 मंथ्स के अंदर पूरी तरह से हम लोग कवर अप कर चुके होंगे, और जैसे वो 9 मंथ्स के अंदर कवर अप होगा तो अब हमारे पास में लास्ट के 3 महीने जिसमें रिवीजन कर रहे हैं, रात दिन रिवीजन पे रिवीजन करे जा रहे हैं, कोई छोटे मोटे एग्जाम जितने निकल रहे हैं उनको भी अपीयर हो रहे हैं, सारे तरह से प्रिपेयर होते जा रहे हैं, और जैसे हमारे लिए पीएसयू का कोई नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर हम लोग आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो हमें एक जो उसकी स्ट्रेटजी है उसके लिए हमें बाद में नहीं, उसके लिए अभी से तैयारी करना चालू करना चाहिए। कहते हैं ना हिंदी में एक कहावत भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि कोशिश करो कि जितना हो सके हम लोग हमारी प्रिपरेशन को, बेटा मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूं कि जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो उसको लास्ट के लिए ना छोड़ा जाए, उसको अभी से प्रिपेयर करना चालू करो, ठीक है। और अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चालू करते हो तो 9 मंथ में प्रिपेयर हो जाएगा, 3 मंथ्स के लिए आपके पास में रहेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको कैरी कर जाओगे और एक कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दोगे कि हाँ, जब उस समय एग्जाम सब होने लगेंगे तो हो सकता है काफी स्टूडेंट, देखो काफी दो ही टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहला जो सोचेगा कि यार हो सकता है अगर बात चली है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दम रहा होगा, हमें इस बात को मानना चाहिए क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इस बात के लिए कंसर्न है कि मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है। दूसरा ये कि बोला कि यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में से मैं चाहता हूं कि कोशिश करो पहले वाला बनने के लिए, क्योंकि तब का तब देखेंगे, ये तो बात ये कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं होता उसके बारे में, जब आ चुका होगा सामने तब क्या देखोगे आप उस समय। तो कोशिश करो कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को इस वे में तैयार करना स्टार्ट कीजिए कि नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कैरी हो जाए। और जब ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कैरी होती हुई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को जब प्रिपेयर कर चुके होंगे, ठीक है, तब आप उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि अब जब एग्जाम आने लगेगा तो आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, सारे रिवीजन कर लिए, बार बार पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद में जब आप एग्जाम आएंगे तो उस समय निकल जाएगा। अभी मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में जैसे जब कनेक्ट होता हूं तो बच्चे ये कहते हैं सर तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, या यूं कहते हैं कि सर हमारे पास में कोर्स का जो सिलेबस है वो शायद हमारा पूरा नहीं हो पाया था, या कंटेंट हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्वेश्चंस आते हुए भी गलती हो गए, प्रैक्टिस करने में हमें गलती है। तो बेटा ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इनके लिए टाइम है ना, अभी तो टाइम है हमारे पास में, तो इनको अभी से क्यों नहीं तैयार करना चालू करें, बाद के लिए क्यों सोचना है।
इसको अभी से तैयार करते हैं और अभी से हमारे पास में बेस्ट यही है, जितना जल्दी इन सब चीजों को हम उठाते हैं उतना जल्दी हमारे पास में आगे टाइम, या यूं कहो कि उतना ही हम आगे कॉन्फिडेंट होते हुए चले जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन के लिए सोचते हो कि यार मुझे अब ये प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके लिए करना कुछ नहीं, अपनी जितने भी जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार मेरे को लेसर ड्यूरेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हैबिट डालनी है। क्योंकि जो पेपर हमने दिया हुआ है पीएसयूज के, तो उन पीएसयूज के पेपर देने में एक चीज फील होती थी कि यार स्पीड तेज है तो क्वेश्चन धड़ाधड़ निकल रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, उतने ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है कि यार वो एक्शन, वो हमारे पास में जो है हमारा कोर्स, वो या फिर जो हमारा सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस हमें ज्यादा दिखाई देंगे। तो बेटा हम लोग भी कोशिश वही कर रहे हैं, बात समझ में आई? हम लोग भी कोशिश वही कर रहे हैं कि हमें अपना प्रिपरेशन उस टाइम के लिए अभी से चालू करो। तो फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हों, उसके बाद में हमारे लिए जितने भी टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितने टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक आपके तैयार होने के साथ साथ रिवाइज्ड होने चाहिए। लेसर ड्यूरेशन टाइम में आप लोग पूरा सब्जेक्ट तैयार कर सको, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जितने फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हो, सारे न्यूज पे होता है ना, सब चिपका रखे हो, ठीक है, ताकि उनको बार बार रिवाइज करते चलो। क्योंकि इन छोटे मोटे ये जो एग्जाम होते हैं इनमें छोटे मोटे जो होते हैं फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, तो हमें उनके लिए तैयार होना है ना, तो हमें उस बात को सीखो। दूसरा, जब अगर हम लोग यहाँ पे इतना पहुंच ही चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद में कुछ कैलकुलेशन के पार्ट भी आते हैं। एक बात बताता हूँ बेटा कि कई बार जब क्वेश्चन नहीं बनते तो एक मार्केट में अफवाह फैला रखी है कि हमें वैदिक गणित पता होना चाहिए, उसके बाद में जाके सॉल्व करते हैं। जहां ये वैदिक गणित की बात आती है तो बच्चा सोचता है ना, तो वैदिक गणित पता है तो पहले तो वो सीखो जाके और उसके बाद में सॉल्व करो। आपको एक बात बताता हूँ, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसने पेपर बनाया होता है उसे पता होता है बच्चे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अब अगर हमारे पास में ये है कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उनके लिए इन पीएसयूज के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहां कंटेंट पूरा आता है। आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे लेकिन वो बहुत ऐसे होते हैं सिंपल से जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। बस पॉइंट इतना सा है कि आपको वो आना चाहिए, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो स्टेप पता होना चाहिए। कुछ तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो पहली बार सुने हुए होते हैं। तो इस समय हमारे लिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उन सबको सॉल्व करते चलो, तब जाकर मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे कुछ पीएसयूज है, जैसे मैंने इनको वहां पे ब्रांच वाइज पीएसयू रिक्रूटमेंट थ्रू आउट गेट जो है उनका मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, एचएएल, एनटीपीसी, बार्क, एनपीपी जीसीएल, एचपी जीसीएल, ये कुछ इस तरह से। तो इनमें ब्रांच वाइज हैं, आपको ये सारे सारे मिलते हुए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास में वापस से वही सेम ये सारे पीएसयूज हैं, ठीक है। इन सभी के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं इसको, और सभी ब्रांचेस में आपको ये मिलते हुए जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास में अगेन वापस से पीएसयूज की लिस्ट है जिनमें आपको यहाँ पे चांसेस हैं जो मिलते हुए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको ब्रांच वाइज जो है ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिलते हुए जाए। इन सभी के ब्रांचेस के लिए, ठीक है, अपना तो ये वाला पोर्शन है, राइट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग इसके अंदर कैरी करते हुए चले। तो यहां बस आप लोग इसके अनुसार एनएचपीसी हो गया, डब्ल्यूआई हो गया, ठीक है, और इसके अंदर डीएमआरसी और लास्ट में एनपीसीआईएल, ठीक है, नेशनल हाइड्रो, ये वाला इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर आरसीसी से रिलेटेड है जो पूछा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसमें भी कुछ हद तक एयरपोर्ट अथॉरिटी का तो एयरपोर्ट का तो होगा इसी, साथ में यहाँ पर इसके जो आरसीसी से रिलेटेड है, स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो इसमें पूछे जाते हैं। डीएमआरसी वो होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो आपका सीपीएम पार्ट वगैरह के क्वेश्चन इनके अंदर नो डाउट कोडल वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली पूछते ताकि कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए इनके लिए, ठीक है। और लास्ट में हो गया एनपीसीआईएल। तो यहाँ ये वाला जो है एनपीसीआईएल ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड आपसे पूछने की कोशिश करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को इन सभी के लिए, देखो ऐसे देखने में लगता है तो क्या लगता है कि यार हर किसी का पीएसयू अलग अलग है तो मेरे को सभी पीएसयू के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा या सभी के क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग सॉल्व करते चले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोग इनको जब समराइज करने लगोगे, जब आप लोग अभी आप स्टूडेंट फेज से जब निकलते हो तब आपको पता लगेगा कि यार एक्चुअली में क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक है। बस ये
है कि किसी पे से ज्यादा पूछते हैं, किसी में थोड़ा सा कम पूछते हैं। ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट में सारे, नहीं होता है कि 10 की जगह किसी में 12 पूछ लेंगे, 15 पूछ लेंगे, इससे ज्यादा डिफर नहीं होता है, लेकिन मोर और लेस सभी में वो सेम होता हुआ चलता है। तो इसके लिए लेकिन बस ये है कि आपके सारे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको तो सारा याद करना है ना। हाँ, उन सब चीजों के लिए नो डाउट मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के साथ में, मैं कनेक्टेड रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और अनअकैडमी की साइट पे आप लोग जाके हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, मेरी प्रोफाइल है वहां पर। आप लोगों के जितने भी जो आपकी जो क्वेरीज होती है मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस वगैरह बहुत प्रैक्टिस कराता हूं बच्चों की, ताकि वो जब भी कोई क्लास होती है तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास में उनके क्वेश्चंस है जो इनके पीएससी लेवल के होते हैं, उनको मैं उसमें कैरी कराता हूं, ताकि आप लोग उनको कंफर्टेबल हो जाओ। और उसमें बस कंफर्टेबल होने की ही बात होती है कि लेसर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर्स, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मेरा काम एज अनअकैडमी एजुकेटर, मैं यहां पर आप लोगों के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहूंगा, ताकि मैं आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकूं। लेकिन बस बच्चों मैं यही कहूंगा कि एग्जाम का नोटिफिकेशन या इन पीएसयू के नोटिफिकेशन कभी भी आए, अल्टीमेटली हम लोग हमारी प्रिपरेशन को अभी से चालू करते हैं, राइट। लेट्स बच्चों मिलते हैं आप लोगों से इन क्लासेस के अंदर, ताकि हम लोग आपके प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करा सकें। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, नमस्कार। Not able to find a comprehensive study plan? Don't worry. The solution to your problem is just a call away. One-on-one live mentorship on Unacademy. Connect with top mentors over an audio call and get guidance to make sure that there is no pause in your preparation. All you have to do is go to the self-study tab and select one-on-one live mentorship to book a new session. Select your session type. Discuss exam strategy. Pick your subject. Select a time slot as per your convenience. Add your notes for the mentor and confirm. You're all set. Connect with the mentor via the Unacademy app using the new interactive audio feature. Be it solving your doubts, helping you tackle complex concepts, or building a customized study plan. Unacademy's mentors are now going to be your companions throughout your preparation. Get ready to experience personalized learning like never before. Make the most of one-on-one live mentorship with the all-new revamped Unacademy Iconic subscription. Subscribe to Unacademy today.